So, hello everyone, I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, SSC 2025 के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। क्वेश्चन नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ। कुछ बच्चे पिछली क्लास में पूछ रहे थे पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताओ। इसका नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट है ना, तो आपने सुना है। तो बंदोबस्त, अब बताओ ये कब लागू हुआ था, किसने लागू किया था, तो ये सब बताना है आपको इस स्थायी बंदोबस्त के बारे में। इसको तो हम एक बार जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, जमींदारी बंदोबस्त भी के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो जमींदारी बंदोबस्त। आप समझ गए होंगे आपकी इसमें क्या होने वाला है, मेन किसका रोल होने वाला है, जमींदारों का। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1793 में। 1793 में इसकी शुरुआत हुई थी और किसने शुरुआत की थी, कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्नवालिस ने इसको लागू करवाया था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था या लागू करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होने वाला था, मेनली क्या होता था, जो आपका जमींदार होगा, मतलब ज़मीन का मालिक कौन होगा, ज़मीन का मालिक, जागीर का मालिक कौन होने वाला था, जमींदार। तो जागीर का मालिक मतलब किसानों से उनकी भूमि का मतलब जो मालिकानापन था वो ले लिया गया और जमींदारों को दे दिया गया। जमींदारों को वो लोग पैसा देते थे कर के रूप में, बट जो जमीन होती थी ना वो किसान की ही रहती थी। जमींदार की जमीन को बेच नहीं सकता था इधर उधर। ठीक है, और तो ये जमींदार क्या होता था, किसानों से राजस्व कलेक्ट करके ब्रिटिश सरकार को देता था, तो ब्रिटिश सरकार को ये प्रदान करता था। ठीक है, तो ये इसका मेन रोल होने वाला था। मतलब सरकार जो होती थी सिर्फ जमींदार से उसको मतलब था, जमींदार किसानों से वसूलता था राजस्व। ठीक है, इसी में उसकी कमाई होती थी। तो ये बंदोबस्त जो था ना, तो 19% ऑफ द लैंड जो होती है, 19% ऑफ ब्रिटिश भारत का 19% जो इलाका था इस बंदोबस्त वहाँ इतना में लागू हुआ था। ठीक है, तो जो 19% ब्रिटिश भारत था उसमें स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। वो कौन कौन सी जगह थे, तो मेनली लिख लो आप। एक तो बंगाल में आपका लागू, तो बंगाल तो आपको सबको पता ही होगा, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो आपको पता है। और यूपी देखो ईस्टर्न यूपी में ही लागू था। ठीक है, उधर वेस्टर्न में नहीं। और कर्नाटक में भी। तो ये जितना भी राजस्व ये लोग वसूलते थे जमींदार लोग, उसका 10/11 भाग, जो 10/11 भाग होता था वो सरकार के खाते में जाता था, सरकार को ये लोग देते थे। और 1/11 ये खुद को लेते थे, मतलब खुद के पास रख लेते थे, मतलब ये अपना खुद का खर्चा, मतलब ये खुद के वेतन के रूप में जो काम करता था ये। ठीक है, तो ये होता था इतना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये तो स्थायी बंदोबस्त हो गया, और बाकी 2 बंदोबस्त और हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो गया, रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी के बारे में क्या जानते हो, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये कहाँ थी, तो इसको लागू करने वाला कौन था पहले, तो टॉमस मुनरो। तो एक दूसरी रैयतवाड़ी हो गई, तीसरी कौन सी है, महालवाड़ी, है ना, महालवाड़ी। तो इन दोनों के बारे में भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो रैयतवाड़ी लागू करने वाला कौन था, टॉमस मुनरो। तो टॉमस मुनरो साहब ने इसको लागू किया। कब लागू किया था, तो 1820 में। ठीक है, तो 1820। अच्छा, इनके साथ एक और नाम आप याद रख सकते हो, कैप्टन रीड भी लागू करने वाले में शामिल कर लो, कैप्टन रीड। तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो इन दोनों ने मिलकर ये लागू किया, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू हुई। इसमें क्या होता था, जमीन जो होती थी ना, जमीन का असली मालिक कौन होता था, किसान ही होते थे। किसानों को वापस कर दी गई जमीन, मतलब किसान, तुम लोग किसानों किसानों को दे दी गई। ठीक है, तो किसानों को दे दी गई, मतलब किसान ही असली मालिक होगा इस जमीन का। और ये कितने भाग में लागू हुई थी, तो 51%, आधे से ज़्यादा जो ब्रिटिश भारत था इसी व्यवस्था में था। तो 51% जो ब्रिटिश भारत था उसमें ये लागू हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और चलो, तो ये कहाँ कहाँ लागू हुई, तो मेनली ये बम्बई में हुई। बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया। ठीक है, तो बम्बई, मद्रास और असम, इन 3 पार्ट में ये लागू हुई, ये आपको ध्यान रखना था। इसमें कर कितना था, तो जो आपका कर या टैक्स होता था, कर होता था 33% से 55% तक, मतलब कुछ भी हो सकता था, इसमें फ्लैक्चुएट करता था। मेनली कितना होता था, 33% ही लेते थे ये लोग, 1/3। ठीक है, बट कई बार 50% भी इनको देना पड़ता था किसानों को। चलो, अब ये दूसरा कौन सा है, तीसरा, महालवाड़ी व्यवस्था। इसको लागू करने वाला कौन था, तो विलियम बेंटिक।
ये आपको नाम याद रखने तीनों व्यवस्थाओं के, कौन लागू किया, कब लागू किया, ठीक है, विलियम बेंटिक। और ये महालवाड़ी लागू कब हुई, 1833 में, ठीक है, तो 1833 में लागू हुई, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता था, जो भूमि होती थी ना, किसके अधिकार में चली गई, तो भूमि में पूरे गांव का अधिकार होता था, गांव का अधिकार, महाल मतलब गांव ही होता है, ठीक है, तो गांव का अधिकार होता था भूमि पर। अब इसमें क्या होता था, देखो 30% जो होती थी, 30% जो ब्रिटिश भूमि थी, 30% ऑफ ब्रिटिश भूमि वहाँ पर इतने में लागू था, मतलब तीनों व्यवस्था आपको पता चल गई ना कितने में थे, तो ब्रिटिश भारत। तो 19% हो गई, वो क्या 19% स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, और कितना 51% क्या हो गया रैयतवाड़ी 51%, और 30% हो गया महालवाड़ी, तो हो गया 100। अब ये कहाँ कहाँ लागू थे, तो यूपी में हो गया, यूपी के कुछ भाग, पंजाब, मतलब ये जो वेस्टर्न यूपी था ना वहाँ पर, पंजाब में और दिल्ली में, ठीक है, तो ये आधे यूपी में महालवाड़ी थी, आधे यूपी में वही क्या थी यार, इस स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जमींदारी प्रथा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें टैक्स कितना देना पड़ता था, कर लगभग 60% था, 60% तक इसमें टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, तो ये तीनों व्यवस्थाएं आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, अब बताओ। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित ड्यूस, नो बॉल, विकेट वाइड, ये तीनों तो संबंधित है ना, नो बॉल, विकेट वाइड, तो लिख लो पहले क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित सारी शब्दावली यहीं पर लिख लो, ठीक है। चलो, तो क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी शब्दावली है, एक बैट्समैन हो गया, बैट्समैन समझते हो, बैट्समैन हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, एलबीडब्ल्यू, ठीक है, तो एलबीडब्ल्यू हो गया, और कौन सा हो गया, कैच हो गया, रन आउट हो गया, रिव्यू हो गया, तो ये सब आप आईपीएल देख रहे होगे इस समय, तो सब पता होगा, है ना आपको। चलो ठीक है, तो नो बॉल हो गई, ये वाइड बॉल हो गई, तो ये सब इस क्रिकेट के ही रिलेटेड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, क्रिकेट हो गया आपका। चलो दूसरा, और क्या, ड्यूस किससे रिलेटेड, ड्यूस का बताओ भाई, तो यही करेक्ट आंसर है, और ये किससे रिलेटेड है, ड्यूस जो है आपका टेनिस, ठीक है, टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड शब्दावली लिख लो पूरी। तो पहली तो हो गई ड्यूस हो गई, तो ठीक है, ड्यूस हो गई, ड्यूस हो गई, और कौन, सर्विस, सर्विस हो गई इसकी, सर्विस, ठीक है, और कौन सी हो गई, ऐश, ऐश हो गया, और क्या है टेनिस से रिलेटेड, बैक हैंड, तो बैक हैंड, और एक वॉली, ठीक है, तो ये कुछ शब्दावली है जो टेनिस से रिलेटेड, शब्दावली एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान ही रखना है इसलिए, ठीक है। चलो, और किसकी, फुटबॉल की लिखो, तो फुटबॉल की शब्दावली लिखो, तो फुटबॉल से रिलेटेड शब्दावली कौन कौन सी है, किक हो गया, मतलब पैर से मारना, गोल हो गया, गोल तो आपको पता होगा, गोल ही तो होता है, मेन चीज़ है ना फुटबॉल में, ड्रिबल, ड्रिबल जो हो गया, ड्रिबल, ठीक है, ड्रिबल हो गई, और पेनाल्टी किक भी फुटबॉल में होता है, पेनाल्टी किक, ठीक है, तो ये कुछ शब्दावली होगी फुटबॉल से संबंधित, और बाकी खेलों से संबंधित भी कुछ लिख ही लो, ठीक है। हॉकी से संबंधित क्या होती है, तो हॉकी से रिलेटेड शब्दावली बताओ, तो एक स्ट्राइकिंग सर्कल हो गया, ठीक है, तो स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग सर्कल, ठीक है, तो स्ट्राइकिंग सर्कल किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, ड्रिबल भी इसी से रिलेटेड है, हॉकी से भी, और फुटबॉल से भी ड्रिबल, ठीक है, दोनों से रिलेटेड है। बुली हो गया, बुली हो गया, और कौन सा हो गया, शॉर्ट कॉर्नर, ठीक है, तो ये कुछ शब्दावली है जो हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है, तो शॉर्ट कॉर्नर। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट को पोलो का लिखो, पोलो, पोलो खेल से संबंधित कौन कौन सी, मैलेट हो गया, मैलेट, ये शब्दावली लिख रहे हो, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैलेट हो गया, बेकर हो गया, और चुक्कर हो गया, ये सब आपकी पोलो से रिलेटेड शब्दावली है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो तैराकी, तैराकी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तैराकी इंपॉर्टेंट है, बट इसकी शब्दावली भी आसान है। बेस्ट स्ट्रोक हो गया, मतलब ब्रेस्ट स्ट्रोक है ना, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, और कौन सा है, क्रॉल हो गया, क्रॉल हो गया, और क्या है, और है इसके बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एक मतलब विधा होती है तैरने की, है ना, तो बटरफ्लाई, और क्या हो गया, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल, तो ये सब आपकी तैराकी से रिलेटेड शब्दावली है। ओके, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट एक गोल्फ का लिख लो, ठीक है, गोल्फ का, गोल्फ का लिख लो, तो बोगी हो गया, बोगी हो गया, गोल्फ का बोगी हो गया, बंकर हो गया, कैडी हो गया, ठीक है, तो बंकर हो गया, बंकर और कैडी, कैडी भी गोल्फ से रिलेटेड है, कैडी, ठीक है, और कौन सा हो गया, और कौन सा, एक ग्रिड होल्स करके है, ठीक है, ग्रिड होल्स, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी तो पूछता ही है, एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है ऐसे शब्दावली से रिलेटेड, ठीक है। लिंक हो गया, गोल्फ से काफ़ी रिलेटेड है,
पुट हो गया, रफ हो गया, टी हो गया, पुट रफ एंड टी। ठीक है, तो ये आपको कुछ शब्दावलियाँ हैं कुछ खेलों से संबंधित, इन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी, ये बताओ भाई। चलो, तो संयुक्त प्रांत, देखो मैंने आपको शुरू से घटनाएं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, तो ये आप 1919 से स्टार्ट करते हैं हम। 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, इसको क्या कहा गया था, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून। इसको मतलब काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो काला कानून के नाम से कौन जाना था, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, इसमें ये था किसी को भी जेल में डाल दे रहे थे शक के गुनाह पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 10 अप्रैल 1919, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हुआ था गिरफ्तारी। तो सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो गए। सत्यपाल एंड किचलू ये इनका अरेस्ट हो गया। अब इनके अरेस्ट के विरोध में क्या हुआ था, सब जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए। ठीक है, तो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यहाँ पर किसने आदेश दिया था बताओ, आदेश देने वाला कौन था, डायर था। आप ये बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, डेट क्या है इसकी, 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल एंड किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर एक सभा हुई। उसी सभा में गोलियां चलवा दी गई और बहुत ही निर्मम हत्याकांड था, मतलब क्या ही कहूँ, है ना। अब देखो 1920 की डेट लिखो। 1920 में क्या हुआ, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ। इसका विशिष्ट अधिवेशन हुआ जिसमें कौन था, ये कलकत्ता अधिवेशन थी, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो कलकत्ता का विशिष्ट अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपकी ये इंपॉर्टेंट है, आईएनसी का ये अधिवेशन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो लाला लाजपत राय ये अध्यक्ष थे। और यहाँ पर इन्होंने किसने किया था, गांधी जी ने। एमके गांधी के नेतृत्व में, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में इन्होंने कौन सा एक आंदोलन चलाया, क्या नाम था उस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि छोड़ी थी, केसर ए हिंद की उपाधि छोड़ी थी गांधी जी ने। ठीक है, 1920 में ही केसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी। ठीक है, तो केसर ए हिंद की उपाधि छोड़ी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो इतनी आपको। और देखो जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी बताओ। ये नाइटहुड की उपाधि जो थी, यहीं पर लिख लो, नाइटहुड की, ये आपके लिए क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो नाइटहुड उपाधि किसने छोड़ी, नाइटहुड उपाधि किसने त्यागी। ठीक है, तो किसने त्यागी ये आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो एमके गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी कब त्यागी, 1920 में ही। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट करा। अब यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड कब हो गया, कहाँ हो गया, तो देखो 5 फरवरी 1922 की डेट थी। ठीक है, 5 फरवरी, इसी दिन गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। ठीक है, तो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हो गया था, कौन सी घटना हुई थी, 22 सिपाहियों को मतलब थाने में ही बंद करके आग लगा दी, जिंदा जला दिया गया इनको। 22 सिपाहियों को, कुछ ही बचे थे, बाकी सब मर गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन यही आपका शायद क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चौरी चौरा। ठीक है, अब देखो ये भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन तो हमने कवर कर लिया, काकोरी कांड और भारत छोड़ो और कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर कर लेते हैं। तो काकोरी कांड कब हुआ था, ये मैंने पिछली क्लास में भी कराया था लगता है ना, तो आपको पता होना चाहिए इसका, तो आंसर आप दौड़ के करना चाहिए। तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो ये काकोरी जगह कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, तो काकोरी नामक जगह है लखनऊ में। और ये काकोरी है क्या, ये मतलब इसमें क्या किया था, 8 डाउन एक ट्रेन को लूटा गया था। 8 डाउन ट्रेन का नाम था। 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया जो हथियार से लैस थी। ठीक है, हथियार लूट लिया गया इससे। कौन कौन फेमस नेता थे, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, तो आरपी बिस्मिल साहब। अशफाक उल्ला खां हो गए, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, तो अशफाक उल्ला खां का नाम याद रखना।
और कौन, रोशन लाल हो गए और राजेंद्र लाहिड़ी। तो रोशन लाल एंड राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। तो ये चारों प्रमुख नेता थे इसके, इस कांड के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है इसको, कांड वांड मत कहो, कांड नहीं था कोई, ठीक ही किया जो किया इन लोगों ने, ठीक है। और कौन सा हो गया अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन बताओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। और 9 अगस्त की डेट आपको किस लिए याद रखनी है, ऑपरेशन जीरो आवर। तो सुबह सुबह बिल्कुल ऑपरेशन जीरो आवर के स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये कुछ घटनाएं हैं, आपको इनको क्रम से भी याद रखनी, क्योंकि कई बार पूछ लेता है क्रम से लगाने के लिए भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। देखो तो लद्दाख के बारे में आप जानते हो, लद्दाख का उत्सव कौन है, हेमिस। तो यहाँ का प्रमुख त्यौहार है हेमिस उत्सव, ठीक है। तो हेमिस यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। ये कब मनाया जाता है, जून या जुलाई के आसपास होता है। तो जून या जुलाई के आसपास होता है, ठीक है, जून या जुलाई के आसपास होता है। और ये बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेमिस उत्सव कहाँ का हो गया, लद्दाख का हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। लद्दाख के और कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं, लद्दाख का हो गया, और लद्दाख के और कौन कौन से बताओ। यहाँ का लोसार फेस्टिवल है एक, लोसार, जो कि ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, मतलब नए साल का फेस्टिवल है, ठीक है। लोसार हो गया। और कौन सा है, शाका दावा। देखो शाका दावा एंड सागा दावा, सागा दावा कहाँ होता है, सिक्किम में। तो साका दावा भी बौद्ध धर्म का त्यौहार है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक कौन सा टकटोक उत्सव भी यहीं का है, टकटोक, ठीक है। टकटोक भी आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलो अच्छा, मिजोरम का भी यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो मिजोरम का भी यहीं पर करते हैं, ठीक है। मिजोरम के बारे में यहीं पर लिख लेता हूँ मैं, सारे यहीं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। मिजोरम का हो गया एक चाप चार कूट, मिजोरम का चाप चार कूट, ये एक बांस का त्यौहार है, बसंत ऋतु में मनाया जाता है, बांस से इसमें पीटा जाता है, ठीक है। तो बसंत ऋतु ये सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सा को, पावल कुट हो गया, तो पावल कुट हो गया, मीम कुट हो गया, ठीक है। तो मीम कुट एक फसल उत्सव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, फसल उत्सव है, ठीक है। तो मीम कुट फसल से संबंधित है। और देखो यार, मिजोरम में एक फूल होता है, उसका क्या नाम है, एंथूरियम। एंथूरियम अभी इसको सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। एंथूरियम फेस्टिवल के रूप में भी ये इसमें मनाया जाता है। तो एंथूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है कि एक प्रकार का फूल उत्सव है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मिजोरम के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो सिक्किम के त्यौहार लिख लो। तो कौन कौन से बचे, सिक्किम का बचा। सिक्किम के कौन कौन से त्यौहार हैं, सिक्किम का हो गया एक लोसांग हो गया, लोसांग फेस्टिवल हो गया। तो लोसांग यहाँ का नया साल का फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है, सिक्किम का। और सागा दावा लिखो, सागा दावा यहाँ का बौद्ध धर्म का फेस्टिवल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन सा हो गया सिक्किम में, दशाई उत्सव ये जो नेपाली भारतीय हैं वो मनाते हैं, ठीक है। तो नेपाली दशाई उत्सव हो गया। और कौन सा, बुमचू फेस्टिवल। तो बुमचू फेस्टिवल का तो आपने नाम सुना होगा, ये भी खाद्य उत्सव है एक प्रकार का, ठीक है। इसमें प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सिक्किम के कुछ त्यौहार हो गए। और कौन सा है, एक जम्मू कश्मीर है ना लास्ट ऑप्शन, जम्मू कश्मीर का लिखो। यहाँ पर फेमस यहाँ का ट्यूलिप महोत्सव यहाँ आयोजित किया जाता है, यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस उत्सव है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फूल उत्सव है। एक ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है जो बसंत ऋतु में खिलता है, तो बसंत ऋतु के स्टार्टिंग के लिए इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो बसंत ऋतु के लिए। और का हो गया लोसर हो गया। और केसर महोत्सव भी जम्मू कश्मीर का महोत्सव, केसर महोत्सव है ना, क्योंकि यहाँ पर केसर की खेती बहुत होती है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ यात्रा तो आपको पता होगी, अमरनाथ यात्रा भी यहीं पर कहाँ, जम्मू कश्मीर में होती है। और कौन सा हो गया, अमरनाथ यात्रा हो गया। बहु मेला, तो बहु मेला भी कहाँ का, जम्मू कश्मीर का बहु मेला, ठीक है। हेरथ महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेरथ महोत्सव ये कश्मीरी पंडित मनाते हैं। हेरथ महोत्सव कश्मीरी पंडितों का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। किसका त्यौहार है ये, जो कश्मीरी पंडित हैं उनका प्रमुख त्यौहार है हेरथ महोत्सव, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो तो कुछ अब आते हैं आपको कुछ त्यौहार याद रखने। चलो क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में
यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखो राष्ट्रपति हमने पिछली क्लासेस में कर लिया है, आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन में हम उपराष्ट्रपति को सारा कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो तो पहले आर्टिकल 61 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 61 किस बारे में है? तो आर्टिकल 61 आपका बारे है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। तो महाभियोग समझते हो ना? अच्छा, महाभियोग किस सदन में पारित की मतलब लागू किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया महाभियोग, ये बताओ। महाभियोग किसी को पता है? लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा? कहाँ मतलब हम इसको प्रस्ताव पारित कर सकते हैं? तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों, या कहीं भी मतलब, ठीक है। तो बताओ। तो देखो इसमें ये करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट है। लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है ये, और 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए बस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61। अनुच्छेद 62 में क्या है? तो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति पद जब खाली होता है तो चुनाव की अवधि, पद खाली होने पर चुनाव की अवधि होती है, ठीक है। तो पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय, ठीक है। तो चुनाव, ये 2 आर्टिकल तो आपने ऐसे ही कर लिए, चुनाव कराने का समय, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। अब आर्टिकल 63 से आपको स्टार्ट होता है कौन भैया? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो आर्टिकल 63, तो यहाँ से क्या होता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यही है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ना। अब चलो राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ कवर कर लेते हैं। चलो तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मार्क करना तुम लोग, और राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति को हम कवर करते हैं। तो इसका निर्वाचन जो आयोग होता है, निर्वाचन आर्टिकल नंबर 66 में इसको दिया गया है। मैं अभी आर्टिकल कराऊंगा, आपको ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो आर्टिकल अभी मत लिखो, मैं करवा दूंगा अभी। इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है? देखो राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मतलब सभी सदस्य। सभी सदस्य का क्या मतलब हो? या तो निर्वाचित होगा, निर्वाचित प्लस मनोनीत, सब भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? मनोनीत वाले भाग नहीं लेते, है ना। ये आपको पता है ना। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ये माइनर डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये पूछ लेता है तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होती है, फिर मत कहना तुम लोग, ठीक है। चलो फिर से, और ये और कौन भाग लेता है इसमें निर्वाचन में? ये तो भाग लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने सुना होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। तो विधानसभा सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, विधानसभा सदस्य बिल्कुल भी इसमें भाग नहीं लेते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनर डिफरेंसेस आपको ध्यान रखना है। एज कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए? तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए, प्लस राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। तो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, तो ये अभी आपको ये मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। अच्छा, इसको हटाने का प्रस्ताव कहाँ पारित किया जाएगा? हटाने का जो प्रस्ताव होगा, तो हटाने का प्रस्ताव कहाँ पारित किया जा सकता है? ओनली इन राज्यसभा। जबकि राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का केस में लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी, उपराष्ट्रपति का जो प्रस्ताव होगा हटाने का, राज्यसभा में पारित किया जाएगा, सिर्फ पेश किया जाएगा, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कार्यकाल कितना होता है उस उपराष्ट्रपति का? तो कार्यकाल होता है इसका 5 साल, 5 साल इसका कार्यकाल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब चलो इसके आर्टिकल कर लेते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी हैं। देखो ये, चलो तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63। 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल नंबर 64, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। 65 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, मतलब जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो उसकी जगह में काम कर सकता है, ठीक है। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, यही देखो ये निर्वाचन जो पैनल है सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की कार्यकाल है, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 68 में क्या? उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा, मतलब कार्यकाल समाप्त होने से पहले नया उपराष्ट्रपति बना लिया जाएगा।
उपराष्ट्रपति के मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने का उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा। ठीक है। 69 में क्या है, प्रत्येक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ का प्रतिज्ञान करेगा। मतलब राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा या राष्ट्रपति द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति के सामने। ठीक है। 70 में क्या है, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, मतलब राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कर सकता है। और 71 में क्या है, राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित मामले। ठीक है। तो राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष। चलो अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, उसका निकास शनि है, मतलब वो शनि में रहता है। ठीक है। उ से हो गया उपराष्ट्रपति हो गया 63, सा से हो गया सभापति के रूप में काम करेगा राज्यसभा के, का मतलब कार्यकाल कितना होता है। ठीक है। नी मतलब निर्वाचन पद्धति क्या है, का मतलब कार्यकाल, अच्छा यहाँ पे काल, अच्छा राष्ट्रपति का कार्य करता है, सॉरी है ना, ये मिस्टेक हो गया। चलो कार्यकाल, दूसरा का कार्यकाल के लिए, और सा मतलब समय, कितने समय के लिए, शपथ प्रतिज्ञान 69। ठीक है। राष्ट्रपति के सामने करता है, निर्वहन कार्य करता है 70 में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपकी ट्रिक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2024 ने पूछा था आपसे। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आपका यूपीएससी यूपीपीएससी नहीं है जो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। एसएससी खासतौर पे पूछता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे ही पूछता है, तभी लोग जीएस में फेल होते हैं एसएससी में। ठीक है। चलो तो अब इसको करते हैं पूरा 1857 की क्रांति ही हम लोग कवर कर लेते हैं ना। तो इसका कालानुक्रम क्या है, जो देखो 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह का हम पूरा टाइम पीरियड या कालानुक्रम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है। तो कालानुक्रम इसका क्या होगा सब लिखने वाले हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, 26 फरवरी। 26 फरवरी को कहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ, 26 फरवरी 1857 को हो गया। मैं पहले डेट लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिए। तो 29 मार्च, चलो साथ साथ करते जाते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो 29 मार्च, चलो 26 फरवरी 1857, तो इसमें कहाँ, बहरामपुर में विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो बहरामपुर में, तो बहरामपुर जो है वहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो 26 फरवरी 1857 को, 29 मार्च 1857, तो ये कहाँ विद्रोह स्टार्ट हुआ, तो 29 मार्च 1857 को विद्रोह हुआ हमारे बैरकपुर छावनी। याद है आपको मंगल पांडे, है ना, बैरकपुर छावनी, इन्होंने कारतूस यूज करने से, कारतूस को मुंह से छीलने से मना कर दिया। मंगल पांडे का नाम याद रखना भैया, मंगल पांडे। ठीक है। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित थे और 29 मार्च 1857 को यहाँ विद्रोह स्टार्ट हुआ। ये डेट पूछी जाएंगी आपसे। मैं भी इनके नेताओं के नाम भी करा दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा, डोंट वरी, आप परेशान मत होइएगा। अब 10 मई, यही डेट तो है आपकी, 10 मई 1857, है ना। तो 10 मई 1857 को कहाँ विद्रोह हुआ, इस दिन विद्रोह हुआ मेरठ में। मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हुआ और ये सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो मेरठ में विद्रोह हुआ, तो 10 मई आप लोग आंसर मार्क कर लेना। ठीक है। 10 मई। ठीक है। अब 10 मई के बाद कौन सी डेट आती है, 10 मई के बाद 12 मई। ठीक है। तो 12 मई को कहाँ हुआ, 12 मई 1857, 12 मई 1857 को कहाँ, तो ये हुई क्रांतिकारियों, तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जो क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारियों ने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, दिल्ली को ही कब्जा कर लिया, दिल्ली में अधिकार कर लिया इन लोगों ने। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर नेक्स्ट डेट क्या है, 12 मई के बाद आपको हो गए 4 जून। तो 4 जून, ठीक है, 4 जून 1857, 4 जून 1857 को कहाँ क्रांति हुई, तो ये हुई आपकी लखनऊ एंड झांसी में। तो लखनऊ और झांसी में कब हुई थी, 4 जून, लखनऊ एंड झांसी। अभी इनके मैं नेताओं करा दूंगा, परेशान मत होइए। ठीक है। चलो बाकी इधर मैं लिख देता हूँ। तो 5 जून 1857 को कहाँ हुई, 5 जून 1857 को कहाँ क्रांति हुई, तो 5 जून 1857 वाली क्रांति कहाँ, कानपुर में विद्रोह हुआ। तो कानपुर में विद्रोह हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, और 6 और 7 जून को कहाँ हुआ, 6 और 7 जून जो आपकी ये डेट है, इस दिन हुआ था कहाँ पर, ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। ठीक है। तो ये कुछ जगह हैं इलाहाबाद, और मैंने उसी क्रम से डेट लिखा दी है कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो और 10 मई आप आंसर मार्क करना। अब हम इनके नेताओं के नाम कर लेते हैं। और चलो ठीक है। दिल्ली में कौन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। ठीक है। तो ये कर लेते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली में कौन था भाई, दिल्ली में कौन था, तो बहादुर शाह। यहाँ पर 11 मई, देखो 1857 का सन याद रखना, डेट लिखे देता हूँ। ठीक है। 11 मई को यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर नेता कौन थे, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह
द्वितीय, ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय यहाँ के नेता थे। लखनऊ में कब स्टार्ट हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था 4 जून को। तो लखनऊ में 4 जून को, और यहाँ पर मेन नेता तो कौन थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। तो बेगम हजरत महल लखनऊ में, ठीक है। चलो, झांसी या ग्वालियर में कौन था? तो झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। तो झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई हो गया, इनका तो नाम आपको भूल ही नहीं सकता, है ना, लक्ष्मीबाई हो गया। और ग्वालियर में कौन थे? तो ग्वालियर में थे तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे। ये इनकी डेट क्या थी? डेट है, आप लिख लो 4 जून, ठीक है। 4 जून को ये लखनऊ और झांसी में साथ साथ में स्टार्ट हुआ था। कानपुर में कब हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कानपुर में कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। 5 जून को यहाँ विद्रोह हुआ, पहले तो 5 जून को विद्रोह, और यहाँ नाना साहब प्रमुख नेता थे, नाना साहब। और तात्या टोपे ने यहाँ सैन्य विद्रोह किया, तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे भी इन्हीं के साथ थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का नाम कैसे भूल सकते हो आप? कुंवर सिंह थे, ठीक है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। यहाँ पर कब हुआ था? 12 जून को, ठीक है। तो 12 जून को जगदीशपुर। बरेली, बरेली भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बरेली में कब हुआ था? जून 1857 में। तो जून 1857 में यहाँ विद्रोह हुआ। नेता कौन थे यहाँ प्रमुख? खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान, ठीक है। तो खान बहादुर खान यहाँ के प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक हैं, ठीक है। देखो, बांस की बांसुरी के प्रतिपादक कौन है? पहले बांसुरी का प्रतिपादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो हमारे आंसर क्या हो गया? हरिप्रसाद चौरसिया। ये किसके प्रतिपादक है? बांसुरी के, है ना। तो बांसुरी के और कौन कौन से प्रमुख प्रतिपादक है, उनके भी नाम लिख दो यहीं पर। तो एक बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष जी का भी इनका याद रखना। पन्नालाल घोष बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, दोनों नाम, ठीक है। तो ये आप दोनों नाम आप ध्यान रखना। अच्छा, पंडित रविशंकर किस लिए जाने जाते थे? जो पंडित रविशंकर जी हैं, ये किस लिए जाने जाते थे? पंडित रविशंकर किस लिए जाने जाते थे? ये जाने जाते थे आपके सितार के लिए, है ना। तो पंडित रविशंकर जाने जाते थे सितार वादक हैं, फेमस सितार वादक। तो इनका और सितार कौन कौन बजाता था? एक विलायत खान का नाम याद रखना, विलायत खान। विलायत खान का नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो विलायत खान, और कौन से हो गए? विलायत खान हो गया, और निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी का नाम याद रखना, निखिल बनर्जी, ठीक है। तो निखिल बनर्जी हो गए, और कौन से? विलायत खान, निखिल बनर्जी, और मुश्ताक अली खान, है ना, मुश्ताक अली खान, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मुश्ताक अली खान। तो ये हो गए कुछ सितार वादक, प्रमुख सितार वादक हो गए, कुछ नाम। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था बताओ? तो बिस्मिल्लाह खां आपके बजाते थे शहनाई, है ना, जो शादियों में नहीं बजती। अच्छा, इन्होंने बजाया था वो शहनाई जो बजी थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 15 अगस्त 1947, याद है, लाल किले पर। ये याद रखना आप लोग, भूलना मत। तो अली अहमद हुसैन, सॉरी अली अमजद हुसैन, ठीक है। तो अली अमजद, अमजद है यार, अहमद है, सॉरी अहमद लिखो इसमें, ठीक है। तो अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन साहब, ये शहनाई वादक है प्रमुख। और दयाशंकर जी का नाम भी आपको याद रखना, दयाशंकर का संबंध भी शहनाई से ही है, ठीक है। अच्छा, MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में कौन जानता है? कौन जानता है इनके बारे में? ये क्या है? पहली बात तो ये लिखो, कर्नाटक के प्रमुख संगीतकार है। तो कर्नाटक के कुछ लोग लिख रहे होंगे तबला बजाते हैं, है ना क्या ही कहूँ तुम लोगों को। तो MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक प्रमुख कर्नाटक संगीतकार हैं, ठीक है। इनके बारे में एक खास बात क्या है? ये पहली भारत के संगीतज्ञ हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो भारत रत्न, फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त करता है ये रात में क्यों लिखा है भाई? तो भारत रत्न इन्हें कब मिला? 1998 में, ठीक है। तो 1998, तो 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला, और ये पहले ही संगीतज्ञ हैं जिन्हें फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त करता, लिख लो यहीं पर, फर्स्ट, ठीक है। चलो, अच्छा, और किसे किसे भारत रत्न मिला है? भारत रत्न प्राप्त करता और कौन कौन है, यहीं पर लिख देते हैं। तो ये जो भारत रत्न है आपका, और किसको किसको मिला? संगीत में स्टार्टिंग पीरियड का लिखना है बस, ज़्यादा नहीं लिखना आपको, ठीक है। मैं जो पूछ रहा हूँ उतना लिखो। तो देखो, रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला? रविशंकर का लिखो। अब रविशंकर जी को कब मिला, ये आपको लिखना है अभी तुरंत। रविशंकर और भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, इनका भी नाम लिखो। और ये क्या है, इनका संबंध किससे है? तो पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध किससे है, और ये भारत रत्न कब मिला इन्हें, ठीक है। और लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को देखो कब मिला था? बिस्मिल्लाह खान को मिला था भारत रत्न, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? तो इनको भारत रत्न मिला था कब?
2001 में, ठीक है, 2001 में इनको भारत रत्न मिला। और लता मंगेशकर को भी, लता मंगेशकर जो है ना, तो उनका नाम भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो लता मंगेशकर जी को कब भारत रत्न मिला है? तो इनको भी 2001 में। ये क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा है, 2024 में ही पूछा था। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला, ये सीजीएल ने 2024 में ही पूछा है, ठीक है। चलो, तो इतनी बात। पंडित रविशंकर जी का तो आपको तो पता नहीं, सितार वादक है, फेमस सितार वादक है। इनको कब? 1999 में दूसरे संगीतज्ञ जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। पंडित भीमसेन जोशी, ये वायलिन स्पेशलिस्ट हैं, वायलिन जो होता है ना, वायलिन बजाते हैं, और इनको भारत रत्न कब मिला? 2009 में, ठीक है। तो ये आपको कुछ और बातें याद ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सीजीएल में। चलो ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना, ये कर्नाटक संगीतकार है MS सुब्बालक्ष्मी जी, और भारत रत्न कब मिला था इन्हें? 1998। यही दो बातें पूछा जाएंगी सुब्बालक्ष्मी जी के बारे में। चलो, इसका आंसर आपने मार्क कर लिया ना, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, ये कुछ और इनके नाम लिखे, इनका संबंध किससे है बताना है आपको। तो संबंध बताओ भाई, किससे है? EM सुब्रहण्यम, ये तो क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा है, 2022 वाले सीजीएल का पेपर था, इस उठा के देख लो आप लोग। EM सुब्रहण्यम किससे संबंधित है? घाटम, एक वाद्य जो घड़े को बजाया जाता है, घाटम वादक हैं, ठीक है। घाटम बजाते थे, घड़ा होता है उसको हाथ से बजाते हैं। जाकिर हुसैन, इनका नाम तो आपको पता होगा, तबला वादक है ना। अब इनके अवार्ड बता दो मुझे तुम लोग। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और कौन सा पद्म विभूषण कब मिले? ये एग्जाम में बार बार आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ और यही पूछा जाएगा। तो पद्मश्री मिला ये आप, अच्छा आप लोग बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने इतनी बार कराया है ना इन्हें। अगर आपने पिछली क्लासेस भी की होंगी तो आपको ये रटे होंगे, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अच्छा, तबला वादक और कौन कौन है? तबला वादक और कौन फेमस नाम लिख लो तबला वादक के। तबला वादक देखो यहीं पर लिख लो, अल्लाह रखा खान हो गए, अल्लाह रखा, तो अल्लाह रखा खान, और कौन से? किशन महाराज हो गए, ठीक है। ठीक है, चलो। असद अली खान का नाम बताओ। असद अली खान का संबंध किससे? तो ये रुद्र बीड़ा बजाते थे, ठीक है, रुद्र बीड़ा। पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये मोहन बीड़ा बजाते थे, मोहन बीड़ा वादक, ठीक है। तो मोहन बीड़ा वादक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। तो मोहन बीड़ा। चलो, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये बहुत ही फेमस हैं, संतूर वादक हैं। संतूर इन्हीं के नाम से विख्यात हुआ, शिव कुमार शर्मा के नाम से। और भजन सोपारी का नाम भी आप ध्यान रखना, भजन सोपारी भी संतूर वादक है, ठीक है, भजन सोपारी। चलो, पंडित राम नारायण, ये क्या? सारंगी बजाते थे, ठीक है, सारंगी का कौन फेमस है? पंडित राम नारायण। उस्ताद अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है? सरोद से संबंध है। अलाउद्दीन खान, ये भी किससे? सरोद से संबंधित है, अलाउद्दीन खान भी, ठीक है। एक और नाम लिखो सरोद के लिए, एक और नाम है बुद्धदेव दास गुप्ता, ये भी सीजीएल ने 2024 में पूछा। तो बुद्धदेव दास गुप्ता, ठीक है। तो बुद्धदेव दास गुप्ता ये भी सरोद से संबंधित है। देखो, ऐसे ऐसे नाम पूछ लेता है, आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे कवर हो जाएगा, ऑब्वियसली कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ये सीरीज आप कंप्लीट कर लो, कवर ही हो जाएगा आपका जीएस। MS गोपाल कृष्णन का संबंध किससे है? ये वायलिन से संबंध है, ठीक है। तो वायलिन, अरे वायलिन लिख लो। और M चंद्रशेखरन, ये भी वायलिन से ही संबंधित है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखने, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? हिमालय के बारे में बताओ। इसमें क्वेश्चन आता है, देखो जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक ही क्लास में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जो भी है आपका सब कवर हो रहा है, इकोनॉमिक्स वगैरह, है ना। देखो, हिमालय के मैं आपका डिवीज़न करता हूँ, हिमालय से सारा क्वेश्चन अब यहीं इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, नॉर्थ, इसके 2 डिवीज़न है, एक तो होगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और दूसरा होगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये हम दोनों करने वाले हैं, ये हम इसी में कर लेंगे। पहले हम कौन सा कवर करते हैं? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मैं आपको मैप दिखा के करूँगा, तो आप परेशान मत होइए, आपको पूरा समझ आने वाला है और ये क्लियर होने वाला है। आज के बाद अगर हिमालय से कोई क्वेश्चन आएगा, आप कवर कर लोगे उसको तुरंत, ठीक है। हिमालय में तो आप एक्सपर्ट होने वाले हो अभी। देखो, तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाएगा पहला पार्ट, ठीक है, ट्रांस हिमालय हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा? दूसरा भाग, दूसरा हो गया हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज, ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया? ईस्टर्न हिल्स,
तीसरा कौन सा है, ईस्टर्न या पूर्वांचल जो आप कहते हो, है ना, ईस्टर्न, तो ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल, ठीक है, तो पूर्वांचल, ठीक है, तो पूर्वांचल जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप 3 पार्ट में देखो, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम चल रहे हैं अभी। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आपकी चोटियाँ आती हैं, देखो क्रम से ही याद करना, जो मैं जैसे क्रम से लिख रहा हूँ ना, तो ये भी नॉर्थ टू साउथ ही है। काराकोरम हो गया पहले, फिर लद्दाख रेंज हो गई, तो काराकोरम लद्दाख रेंज, ठीक है, और तीसरी कौन सी हो गई, ये तीनों फेमस हैं, जास्कर रेंज, ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज, ये क्रम से याद रखना, ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ही हैं ये सब, ऐसे ही क्रम से याद रख लेना, ठीक है तुम लोग। चलो, और हिमालयन रेंज में कौन सा आता है, हिमालयन माउंटेन रेंज में, इसमें बताओ, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा इसको देखना भी पड़ेगा आपको, मैं मैप में समझा दूंगा। पहले तो इसमें ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयाज, और दूसरा ग्रेटर हिमालय, और इसी को हिमाद्री के नाम से जानते हैं हम, हिमाद्री के नाम से यही जाना जाता है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय में। और दूसरा कौन सा हो गया, मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, तो मिडिल या लेसर, तो मिडिल या लेसर हिमालयाज, या इन्हीं को इनर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और तीसरा लास्ट कौन सा हो गया, द शिवालिक, मतलब शिवालिक जो गंगा का प्लेन होता है वहाँ के ऊपर, जस्ट ऊपर, गंगा प्लेन के जस्ट ऊपर, मतलब सबसे साउथ में शिवालिक या आउटर हिमालय, ठीक है, तो आउटर हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 रेंज हो गई हिमालयन माउंटेन रेंज में। अभी मैप दिखाऊंगा आपको, एक टोटल क्लियर हो जाएगा। और ये पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन से आते हैं, इसी में आते हैं आपको, देखो पटकई, मतलब जो भी ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे है, मतलब इसमें क्या होता है, साउथ टू ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र वैली के जितना भी दक्षिण में है सब कुछ आता है आपका ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पटकई हो गई, पटकई हिल, पटकई बम अभी मैप में दिखाऊंगा सब, ठीक है। नागा हिल्स हो गई, और कौन सी हो गई, तो नागा हिल्स हो गई, और मणिपुर हिल्स हो गई, तो मणिपुर हिल्स हो गई, और कौन सा, मिजो हिल्स, ठीक है, तो मिजो, ये नागालैंड में है, ये मणिपुर में है, ये मिजोरम में है, तो मिजो हिल्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक पार्ट क्लियर हो गया, मतलब नॉर्थ टू साउथ कैसे डिवाइड करेंगे अभी मैप दिखा के आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो मणिपुर शामिल है, नागा भी शामिल है, मिजो भी शामिल है, तो कौन सा शामिल नहीं है, पीर पंजाल श्रेणी शामिल नहीं है। ये कहाँ थी मैं अभी ये भी बताऊँगा। अब मैप देखो तुम लोग, ये देखो, ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बताया ट्रांस हिमालय में कौन से, एक ये काराकोरम हो गई, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया ट्रांस कितना हो गया, ये ट्रांस इलाका है, ट्रांस का इलाका हो गया, ठीक है। और फिर कौन सा बताया मैंने, माउंटेन, ये वाला देखो, ये हिमालयन माउंटेन रेंज बताया ना, तो इसमें देखो ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, ये हो गया, ये जो रेंज है ना, ये अब ग्रेट हिमालय वाली रेंज, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, और ये यहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कैरी करता है। यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये आप यहाँ पर देख लो, देखो डाफला हो गई, मिरी हो गई, अबोर हो गया, मिशमी हिल्स, ये ग्रेटर हिमालय में आती हैं ये सारी पहाड़ियाँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इनको पूर्वांचल में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तो आपकी ये है, इसके नीचे ये जितनी पहाड़ियाँ हैं ये आपकी पूर्वांचल में आएंगी, बट ऊपर वाली पहाड़ियाँ जो भी आएंगी ना, ये सब ग्रेटर हिमालयज में आएंगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी रेंज होगी आपकी, उसके बाद ये देखो आप, मिडिल हिमालयन रेंज हो गई, ठीक है, जो मैंने आपको ये कराया है, ये मिडिल या लेसर हिमालय कहते हैं इसको, ठीक है। और ये सबसे नीचे जो शिवालिक रेंज है, ठीक है, तो ये शिवालिक हो गई और ये मिडिल हो गई, तो ये आपको ऐसे इनको किया गया है। पीर पंजाल जो रेंज है आपकी मिडिल हिमालय में आती है, ये देखो पीर पंजाल यहाँ पर है, धौलाधर रेंज भी मिडिल हिमालय में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शिवालिक रेंज को हम इसको हिमालय का पैर भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना आप। ये डिवीजन ऐसे हो गया नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे की ओर हो गया ये डिवीजन आपका। अब चलो हम अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला डिवीजन, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो वेस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, ये आपको ऐसे चलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो इसमें क्या होगा चलो इसमें क्या की, इसमें कौन कौन से देखो, एक पंजाब हिमालय हो गया, ठीक है, तो पंजाब हिमालय, एक पहली कौन सी रेंज होगी, पंजाब हिमालय हो गया, जो कौन कौन सी, इंदुस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है, ऐसे ही याद करना है इनको, इंदुस और सतलज के बीच में कौन सा, पंजाब हिमालय। देखो ये क्वेश्चन आया था, इसमें क्रम बताना था, ईस्ट टू वेस्ट क्रम से इनको सेटल करना था इन सबको, तो ये ध्यान रखना है। और कौन सी नदियों के बीच है ये और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो पंजाब हिमालय या इन्हीं को हम क्या कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय के नाम से भी इनको जानते हैं। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय ये कौन कौन सी, सतलज और काली रिवर के बीच, सतलज और काली रिवर के बीच कौन सा हो गया, कुमाऊं हिमालय। देन नेपाल हिमालय, ठीक है। तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, काली और तीस्ता के बीच होता है कौन सा, नेपाल। ये नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको याद ही रखना है। तो काली और तीस्ता के बीच कौन सा हो गया, नेपाल हो गया। और सतलज और काली के बीच कौन सा हो गया, कुमाऊं हो गया, ठीक है। तो कुमाऊं हो गया। और यहाँ पर ये कश्मीर हो गया, कश्मीर हिमालय। और ये कौन सा लास्ट वाला, असम हिमालय, ठीक है। तो असम हिमालय, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में आता है, ठीक है। दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्र, दोनों रिवर आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सब ध्यान रखना। ये हो गया बेस टू ईस्ट, ये दोनों डिवीजन हमने हिमालय के कर लिए। अब बताओ कोई डाउट है तुम लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं टेलीग्राम में उसका आंसर फटाक से कर दूंगा। ये बस इतना ही याद रखना। अब हिमालय से क्वेश्चन आता तो यही आता है। अब रेंज हम करेंगे ना, जब मैं आपको माउंटेन वाला मैपिंग वाला क्लास कराऊंगा, उसमें मैं सारी रेंज कवर कर दूंगा। और आप परेशान मत होइए, एसएससी के एग्जाम से पहले मैं आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये पूरा मैप है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें ढूंढते रहो पहाड़ियाँ बढ़िया, ठीक है। सब कुछ इसमें डिस्क्राइब कर दिया है, आप समझ जाओगे, अगर अच्छे से देखोगे सब समझ आ जाएगा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य नहीं है। यार देखो, ये मौलिक कर्तव्य एग्जाम में पूछा था, हर एग्जाम में हर बार सीजीएल पूछता ही नहीं, और इनको आप याद करना ही करना है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से सब कुछ याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो तो यहीं पर कर लेते हैं क्या, चलो यहीं पर कर लेते हैं। तो आपको हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पहले संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 का में। अच्छा, इनको ऐड कब किया गया था, तो भाग 4 का जो है वहाँ पर इनको रखा गया है और इनको ऐड किया गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। कब हुआ था ये, 1976, जिसको मिनी संविधान कहते हैं। तो तब ऐड हुए थे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब इनको देखो, अब इनके बारे में करते हैं, मैं सब कुछ करा देता हूँ आपको। चलो देखो, मौलिक कर्तव्य है, ये पहला नंबर हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है। तो इसका लिखो ए, इसकी ट्रिक है ए, ठीक है। इसकी ट्रिक है बी सी डी ई एफ, ऐसे ट्रिक बना रहे हैं। अब देखो कितना आसान बना देता हूं मैं आपके लिए। ए से हो गया आपका अंथम, ए से हो गया अंथम मतलब राष्ट्रगान। तो ये कौन सा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान है ना, ये आ गया ना आपका, ये ट्रिक से मैच हो गया ना पूरा, आपको पता चल जाएगा ना कि ये पहला है अब, ठीक है। तो ये पता चला आपको, ठीक है। दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये कौन सा हो गया, बी से हो गया कौन, भगत सिंह। तो बी से आपको ध्यान रखना है भगत सिंह का, ठीक है। तो भगत सिंह, बी से आप याद रखिएगा भगत सिंह का नाम, और उच्च आदर्शों वाले को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, ऐसे याद रखिएगा इसको। सी का क्या हो गया, सी का बताओ, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें, एकता, ठीक है। तो सी से हो गया कंप्लीट यूनिटी, ऐसे याद रखना पड़ेगा यार, कंप्लीट यूनिटी, ठीक है, ऐसे याद रखना, कंप्लीट यूनिटी सी से। तो एकता और अखंडता कहाँ हो गया, सी नंबर पे, थर्ड नंबर हो गया, तीसरा मौलिक कर्तव्य हो गया। चलो, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। डी से मतलब देश की रक्षा, डी से डिफेंस, ठीक है। डी से हो गया डिफेंस, देश की रक्षा करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देश की रक्षा करना है, ठीक है। चलो और ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, समान मतलब समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ई से क्या हो गया, इक्वलिटी की तो बात करते रहते, इक्वलिटी, ठीक है, ये हो गया। एफ से क्या होगा, एफ से बताओ, एफ से होगा फैंसी कल्चर, आप ये ध्यान रखो, फैंसी कल्चर, ठीक है, फैंसी कल्चर, इतना तो आप ध्यान रख सकते हो। तो जो छठवां नंबर हो गया, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, ठीक है। तो ये आपके 6 क्लियर हो गए, ऐसे याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना हो कर लो, ऐसे याद रखना होगा, ठीक है। चलो,
कहाँ तक हो गया, एफ हो गया। अब चलो करो नेक्स्ट, हो गया एफ के बाद जी, ठीक है, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया और ये के हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो अब छठवां नंबर करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण मतलब ग्रीन इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इसको लिखो ग्रीन इन्वायरमेंट। ग्रीन इन्वायरमेंट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरे यार ये क्या हो रहा है, ये अपने आप कैसे सही नहीं होगी, देखो फिर से हट गया, ठीक है। चलो ग्रीन इन्वायरमेंट लिखना है। चलो और नेक्स्ट सातवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना। मानववाद क्या हो गया, ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो ह्यूमैनिटी, ये आपको ह्यूमैनिटी याद रखना है, ठीक है। चलो का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है, ये हो गया। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। आई से क्या हो गया, इंडियन प्रॉपर्टी, जो संपत्ति हो गई ना, तो आई से लिखो इंडियन प्रॉपर्टी की रक्षा करना है, ठीक है, तो इंडियन प्रॉपर्टी की रक्षा करना है आई से, ओके। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। ये आपका 10वां है, 10वां मौलिक कर्तव्य है, जिसका मतलब सतत प्रयास मतलब जॉइंट एक्टिविटी, मतलब साथ में एक्टिविटी करना, जॉइंट एक्टिविटी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे याद हो जाएगा, मैंने ऐसे याद किया है, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा, 2 बार आप पढ़ोगे ना इसको सब याद हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसे देखो, ये पहले याद रखना, ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो ये आपको महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट का मार्क कर लो आप लोग, ठीक है। और के से क्या हो गया, किड्स एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा, हो गया आपका क्लियर ना। अब 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको कोई भी पूछ ले कौन सा नंबर का है, सब बता दोगे आप, कितना आसान था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, भारत की जनगणना, अच्छा तो आपने मार्क आंसर तो किया ही नहीं इसका। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने महान विचारों को समझाना। महान विचारों को मतलब कौन से हैं, वो भगत सिंह वाला है ना, ये देखो, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, है ना, तो ये भगत दूसरा हो गया। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, ह्यूमैनिटी, एच ह्यूमैनिटी याद है। 5 वर्षों की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। सार्वजनिक संपत्ति के इंडियन प्रॉपर्टी, आई याद है ना, ऐसे याद रखना, बस हो गया, देखो तुरंत आपने कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच कितना अंतर है। देखो सेंसस को हमें कर लेते हैं, सेंसस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके इस एग्जाम में 2025 में, सब हम कवर करने वाले हैं। सेंसस 2011, जब तक नया नहीं आता ना, अब यही चलने वाला है। पहली बात तो इसकी थीम लिखो, और इसके प्रमुख नेता मतलब कार्यकारी हेड कौन थे, तो इसकी थीम लिखो, हमारी जनगणना, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसकी थीम हो गई, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके प्रमुख नेता, ये पहली बात 15 क्रम का है, क्रम कौन सा है इसका, 15वां क्रम है, और इसके नेता प्रमुख कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना, डॉक्टर सी चंद्रमौली। अच्छा पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार जनगणना जो आपकी हुई थी तो 1872 में, तो 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी, है ना। बट जो ये अभी 10 वर्षीय जनगणना है व्यवस्थित क्रम में, तो 1881 में रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ये आपको, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। चलो तो वृद्धि कितनी हुई है टोटल, जो सेंसस हुआ है 2001 से 2011 तक में, 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई है टोटल, कितनी, 18.18 करोड़ की जनसंख्या की वृद्धि हो गई है, ठीक है। अच्छा एक साल था जब हमने जनसंख्या हमारी घटी थी, वो कौन सा साल था, तो 1911 से 21 के बीच जो 10 की वृद्धि थी, कितनी थी, माइनस में थी, 0.31%। इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। क्या नाम है इसका, महान विभाजक वर्ष, तो महान विभाजक वर्ष के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो अब चल तो करते हैं, कुछ फैक्ट्स कर लेते हैं। मैं ये किस क्वेश्चन का आंसर अभी जल्द आप भी दे पाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर, परेशान मत हो, ठीक है। चलो चलो करते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो भारतीय जनसंख्या गणना है, तो अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं,
टॉप पे कौन सा हो गया, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार। ठीक है, तो ये टॉपर हो गए कौन सी, और ओवर, चलो ठीक है, तो ये टॉपर हो गए, ये आप 3 ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित यूटी में। सबसे कम आबादी वाले राज्य कौन से, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया। सिक्किम नीचे से पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर नीचे से मिजोरम है। सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। देखो ये ध्यान रख, इतना ही डाटा आपको याद रखना, इतने से ही आपके क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। भारत में 10 की जो 10 साल में वृद्धि है सबसे ज़्यादा कितनी, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई थी, तो ओवरऑल वृद्धि यहाँ पर लिखो, तो ओवरऑल जो वृद्धि हुई थी वो कितनी थी, ओवरऑल वृद्धि थी आपकी 17.64%। ठीक है, 17.64% ओवरऑल थी। और उच्चतम विकास दर वाले राज्य कौन से, सबसे ज़्यादा मेघालय में 27% बढ़ी है, अरुणाचल प्रदेश में 26%। ठीक है, तो मेघालय, देखो ये ऊपर कर लो, ये इधर उल्टा पुल्टा हो गया है। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, चलो, तो सबसे कम विकास दर वाले राज्य नागालैंड में -1 मात्र राज्य जहाँ निगेटिव हुई है वृद्धि, और केरल हो गया। ठीक है, उसके बाद और उच्चतम विकास दर वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, सबसे ज़्यादा 55%, देख रहे हो। सबसे कम विकास दर वाले केंद्र शासित लक्षद्वीप, यहाँ भी एकमात्र यूटी जहाँ माइनस में हुई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब जनसंख्या घनत्व कितनी, ओवरऑल जनसंख्या घनत्व कितनी है, भारत की जनसंख्या घनत्व पूछो 382 पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 382 हो गई पर वर्ग किलोमीटर, ओवरऑल है ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य सबसे ज़्यादा बिहार में है राज्यों में, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे। और देखो यार देखो ये फिर इसमें भी उल्टा, अब ये सही कर लेना, थोड़ा गलत हो गया है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 और मिजोरम मात्र 52। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11,000। देखो दिल्ली में 11,320 लोग जितनी जगह में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में उतनी ही 17 लोग रहते हैं उतनी जगह में। देख लो कितना डिफरेंस है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, अंडमान निकोबार 46 लोग। ठीक है, चलो, भारत का लिंग अनुपात 2011 लिंग अनुपात ओवरऑल कितना है, ओवरऑल लिखो 943। ठीक है, तो ओवरऑल 943 हो गया। अच्छा देखो, यूपी का जनगणना घनत्व कितना है, तो यूपी का भी लिख लो यहीं पर, यूपी का है आपका 829। ठीक है, तो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और यूपी की लिंगानुपात क्या है, यूपी का लिंगानुपात है आपका 912। ठीक है, तो 912 यूपी का लिंगानुपात। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कहाँ है, केरल 1084, मतलब 1000 लड़कों में 1084 लड़कियां हैं। ठीक है, समझ रहे हो, 84 लड़कियां एक्स्ट्रा हैं। तमिलनाडु 996। उच्चतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है 1037। सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर। हरियाणा में इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। सबसे कम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से, दमन और दीव। ठीक है, 618। चलो, भारत की साक्षरता बताओ, तो साक्षरता देखो ओवरऑल साक्षरता कितनी है, 73%। ठीक है, और उच्चतम साक्षरता वाले राज्य कौन से, महिलाओं में पुरुष, केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। सर्वोच्च साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, लक्षद्वीप हो गया सर्वोच्च साक्षरता। सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य पुरुषों में बिहार और राजस्थान। ठीक है, तो महिलाओं का अलग है, वैसे सेम ही है, राजस्थान में थोड़ा पुरुषों की साक्षरता भी कम है। सबसे कम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित दादर और नगर हवेली। ठीक है, तो ये साक्षरता वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें क्या है, मेल की कितनी साक्षरता ओवरऑल, तो 80.9%। ठीक है, तो ये मेल साक्षरता है। और फीमेल साक्षरता कितनी है, 64.6%। ठीक है, अब इनका डिफरेंस पूछा गया, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस होगा इनका 16.68। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस होगा, यही आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 16.68%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, भारत की श्रेणी व जनसंख्या, तो देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाले राज्य एंड केंद्र शासित उत्तर प्रदेश, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखो एससी जो होते हैं ना, तो एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर, फिर कहाँ, वेस्ट बंगाल पे, फिर आपका बिहार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम कहाँ है, मिजोरम में सबसे कम, फिर दूसरे नंबर पर नीचे से मेघालय और तीसरे नंबर पर गोवा। ठीक है, तो ये एससी का हो गया सीन। एससी में आपको यूटी, एससी का यूटी में बताओ, यूटी में सबसे ज़्यादा, यूटी में कहाँ है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा यूटी एससी दिल्ली में है, और फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, सॉरी चंडीगढ़ हो गया। और सबसे कम कहाँ है, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे कम मिनिमम हो गया यूटी में है। ठीक है, तो ये आपको यूटी के लिए हो गया। अब एसटी के लिए देखते हैं।
एसटी में क्या है, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, एमपी में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे उड़ीसा में, और फिर सबसे कम हरियाणा में हो गए, पंजाब में हो गए, और फिर गोवा में हो गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यूटी में क्या है, सबसे ज़्यादा यूटी में कौन से, दादर एंड नगर हवेली, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, और फिर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ लक्ष्य हैं। तो अनुसूचित जाति संख्या उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य एंड केंद्र शासित पंजाब है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश, एसटी के बारे में बात हो रही है। अनुसूचित जनजाति संघ उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य के, तो ये लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये प्रतिशत और संख्या दोनों को याद रखना है, ये आप सब फैक्ट्स याद रखना। तो मैंने सेंसस आपको कंप्लीट करा दिया है इसी क्लास में। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आता है यहीं से आएगा, तो आप इतना ही कर लो बस जितना कराया है मैंने। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक करना यार, बहुत मेहनत लगती है, शेयर करना और सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक